अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक, जो सुप्रीम कोर्ट को और लीगल अफेयर्स को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और दीगर जो मुख्तलिफ़ अदालतें हैं, फोरम्स हैं, उन पर। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने इनको ज़हमत दी है, हम बात करेंगे बेसिकली जो अदालती रंजिशें हैं जजेस के दरमियान, जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो अब हाल ही में हमें यूँ लग रहा था कि शायद कम होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनमें फिर एक मरतबा हमें नज़र आ रहा है कि वो फिर इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ रहे हैं। और एक हालिया एक ख़बर दी है हमारे सीनियर दोस्त अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब ने, और काफ़ी हैरान कुन मेरी नज़र में वो ख़बर है। उस हवाले से इनसे डिस्कस करेंगे। एक जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज एलिवेशन जो है वो उनको नॉमिनेट किया गया है, उसकी इत्तेफाक किया गया है मुतफ़िक़ा तौर पर, और कुछ दीगर जजेस के ऊपर भी। बहरहाल उस इजलास के अंदर ख़बर उस दिन ये नहीं थी कि इन जजेस के नाम मंजूर किए गए हैं, बल्कि ख़बर कुछ यूँ बनी कि जजेस की आपस में इतनी तलख़ी बढ़ी कि इजलास को जो है वो मुलतवी करना पड़ा। पूछेंगे हसनात मलिक साहब से कि क्या वजह है कि अभी तक जो जजेस हैं, अगर हम नाम भी ले लें, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा या जस्टिस उमर अता बंदयाल, दोनों किसी ज़माने में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इस हद तक क्यों उनके दरमियान तलख़ी बढ़ गई है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि जजेस का अगर मैं गुज़िश्ता 10 साल का देखूं, जो ये 2009 से मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर करनी शुरू की, इसकी प्रोसीडिंग 2009 से लेके 2013 तक इफ्तिखार चौधरी साहब का टाइम था। बिल्कुल। तो उस वक्त हमने देखा कि कोई किसी किस्म का इख्तलाफ किसी मामले पे नहीं होता था। इवन जुडिशल जो फैसले होते थे, आर्डर, उन पे भी कोई डिसेंट नहीं आता था। इवन मरहुमा आसमा जहांगीर वो सवाल करती थी कि ये कैसा हो है कि 17 के 17 जज जो हैं वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब सोच रहे होते हैं, जो उसी पे सारे साइन कर देते हैं, कोई डिसेंट नहीं ट्विंस होता। का वर्ड यूज़ करती थी वो इन हाँ। जजेस के लिए। तो उसके बाद देखा कि हल्का फुल्का जब नासरुल मुल्क साहब चीफ जस्टिस बने, तो उस वक्त ये है कि एक रेनबो सुप्रीम कोर्ट हम कहते थे कि बनी, कौसे कज़ा जैसे कहते हैं। उसमें हमने देखा कि जब 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम का फैसला आया, तो उसमें 17 जजेस थे, तो सब ने अपने अपने नोट लिखे, अपने अपने व्यूज़ दिए, लेकिन उस तरह कोई खुल के देखें इख्तलाफात, वो चीज़ें नहीं थी। अनवर ज़ई जमाली के साहब का टाइम आया, हल्का फुल्के शुरू हुए मामला। साकिब निसार, आपको याद होगा, उनके सीनियर पुनी जज थे, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात उनके मुशीर आलम साहब करते थे। अनवर ज़ई जमाली साहब जो हैं वो ख़ुद कोई साकिब निसार साहब थोड़ा पीछे हट गए उनके। और फिर ये हुआ कि होबारा बस्टर्ड में लार्जर बेंच बनाया उन्होंने, काई साहब की जजमेंट थी वो रिव्यू की, काजी फैसल साहब की, होबारा बस्टर्ड में। तो उस फैसले में जो रिव्यू उन्होंने किया, उस पर जो है वो उन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस साहब को कि आपने लार्जर बेंच क्यों बनाया, आपने जो मेरे साथ दूसरे जज थे जैसे दोस्त मोहम्मद ख़ान, उनको साथ नहीं बेंच में बिठाया, जो सिग्नेटरी थे। जवाद ख्वाजा तो रिटायर हो चुके थे, तो ये किस तरह के ना डिमांड और आप लार्जर बेंच बना कर रिव्यू, उस पर थोड़ी बहुत मामला चला जमाली साहब के, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई के सामने। साकिब निसार साहब के टाइम में चीज़ें आईं, जब यही था कि चीफ जस्टिस काजी फैसा साहब कुछ बातें या जो भी वो ऐसे इनफॉर्मली, जब जो सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह भी। हाँ वो प्रोसीडिंग हो रही होती थी, उन पे वो कोई बातचीत करते थे, तो वो ये हुआ कि साकिब निसार के साथ उनका पर्सनल एक मामला बना। और वो शुरुआत उस वक्त हुई जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ी, जब हनीफ राई की पटिशन एंटरटेन की साकिब निसार ने, और उस पर जो है वो फिक्स कर दी हियरिंग के लिए, वकला ने शोर मचाया। उसके बाद जो है वो पटिशन तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन वो वहाँ से शुरू हो गया कि साकिब निसार साहब क्या, उस मकसद अपना क्या था माइंड उन डिस्क्लोज कर दिया। कि काजी फैसल के हवाले से। गो कि वो जो पटिशन रिजेक्ट हुई थी, उस बेंच में जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी थे। इनको किसी जज, अभी वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि देखिएगा कहीं साकिब निसार साहब क्या करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि नहीं घबराएं नहीं, ठीक होगा। खैर ये रिजेक्ट हो गई, पटिशन रिजेक्ट हो गई। तो फिर आपको याद होगा पेशावर में एक वाक़या हुआ। हाँ जी। उसके बाद दो जो है उन्होंने जिस तरीके से साकिब निसार साहब के टाइम पे, उन्होंने बड़ा वो तेज़ आदमी थे, एक शार्प थे। शार्प से। अब उन्होंने ना ये किया कि आखिरी साल में 4-5 लाइक माइंडेड जजेस को बिठा के हर हाई प्रोफाइल केस का फैसला किया। जजेस को जब भी कोई, एक दफ़ा उन्होंने हुदैबिया में बेंच तब्दील किया तो फैसला गलत हो, दूसरी तरफ आ गया।
तो वो साकिब निसार साहब के टाइम पे भी चीज़ें शुरू हो गई थी। काजी साहब का एक ग्रुप सेक्शन जो उस वक्त साकिब निसार साहब के करीबी जजेस थे, उनके साथ उनकी हल्की फुल्की कोर्ट वार शुरू हल्की फुल्की हो गई थी। लेकिन वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि उसका मिनिमल था इफेक्ट, और वो बहुत पीछे था। मतलब चीज़ें अब ऑन नहीं चल सरफेस रहा था। नहीं आई थी। वो सिर्फ ये अब देखें ना, वो जो आपको याद होगा कि हनीफ राय की पटिशन में एक दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने, हाँ जी। और वो अली जफ़र ने आर्गू किया था। वो कुछ लोग कहते थे कि साकिब निसार साहब की ब्लेसिंग है या क्या, वो क्यों आया, यकदम पटिशनर आ गए। मुख्तलिफ बार सपोर्ट कर रही थी छोटे सूबों की, लाहौर बार के सदर ने क्यों वो पटिशन तो उन्होंने जब उनको एंटरटेन किया तो उस पर ही सवाल उठ गए थे कि हाँ, उनको। तो वो उसके बाद हम देखें तो पनामा जजमेंट के बाद वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें चलती गई। फिर खोसा साहब का टाइम आया जब रेफरेंस फाइल हुआ काजी फैसल साहब के खिलाफ। अब रेफरेंस फाइल हुआ, जिस तरीके से रेफरेंस छुट्टियों में चलाया गया, जैसे काजी फैसल छुट्टियों पे थे, वो कहते थे कि हमारे मेरे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं कुछ, उनका उन्होंने जिक्र भी किया था। हाँ, इसके अलावा भी और भी थे। फादर इन लॉ जो है वो बिल्कुल बिस्तर पे थे, उनकी तबीयत और इनके पास, लेकिन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जल्दी में थी, वहाँ ये सवाल उठा। फिर ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, केस फिक्स हुआ, तो बंदयाल साहब जो है वो उन्होंने जब 19 जून का मामला रेफ़र किया एफबीआर को, तो एफबीआर ने उस वक्त जब उनको नोटिस दिए काजी फैसल को, और जैसे काजी फैसल के दरवाजे के बाहर जो है चश्मा किए नोट, और वो इधर से खबरें हेडलाइन चल रही थी, तो उधर ये है कि उनके ससुर मतलब करीबन मर्ग थे, बिल्कुल वो उनकी हालात सबके सामने थे। तो उन्हें बड़ा एक साइड पे जो है वो इफ्तिखारुद्दीन की कोई आ रही थी, हाँ जी, वो और ब्रदर जजेस जो हैं वो जल्दी में थे, एफबीआर से जल्दी रिपोर्ट आएगी। वो जो एक टाइम था ना, वो बड़ा मुश्किल टाइम था। उसमें मेरा ख्याल है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी दिखाई उस चीज़ को वाइंड अप कराने की, एफबीआर से जल्दी रिपोर्ट आए और फिर उसके बाद ये भी मामला है। अब इनका ये कहना है कि नहीं, हम अगर ये काजी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब दे देते तो हम एफबीआर में क्यों भेजते मामला। और दूसरा जो व्यू है वो कहते हैं कि एफबीआर से मज़ीद कलेक्शन ऑफ एविडेंस का कहा। अब फिर ये हुआ कि जब आपको भी पता है रिव्यू में बेंच बना, लार्जर फुल कोर्ट बना, उस वक्त ही जजेस में लड़ाई शुरू हो गई थी। दो सेक्शन बड़े करीब, जैसे मुनीब अख्तर का जो रोल था वो उस पर बड़ी सवालात उठे, उनकी जो तल्ख बातें हुई इवन उनकी एलिया के साथ, उस पर बड़ा सुना है। कुछ जजेस अब रिटायर हो गए, उन्होंने बाहर जब उठ के गए तो उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि यार ये क्या, हम जजेस इतना कि हम अपने ब्रदर जज की बीवी को खड़ा करके हम उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, ये कोई तरीका है। तो उस पर कहते हैं कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब ने बड़ा उस पर सवाल उठाया कि ये क्या हमने कर रहे हैं हम। उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट था, जस्टिस काजी फैसल ने खुद आर्गू किया, जस्टिस बंदयाल साहब के साथ उनकी तलखी भी हुई, और उसके बाद एफबीआर की एक रिपोर्ट जो है असेसमेंट रिपोर्ट वो उस पर आई, लेकिन मेजॉरिटी ने जस्टिस काजी फैसल की रिव्यू एक्सेप्ट की, लेकिन जस्टिस बंदयाल ने नहीं, और जस्टिस मुनीब ने, जस्टिस काजी अमीन ने, और जस्टिस चौथे जज थे जस्टिस सजाद अली शाह ने, उन्होंने रिव्यू रिजेक्ट किया। तो वो ये था कि जी जस्टिस काजी फैसल की जी रूल ऑफ लॉ की वो बात कर रहे हैं, उनका कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये बातें भी उनके सपोर्टर कहते हैं। लेकिन जो एक माजी रहा है वो तलख माजी है, वो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद अब ये है कि जब से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल बने हैं, किसी हाई प्रोफाइल केस में अब 8-7 महीने तो हो गए, फरवरी से लेके अब नवंबर तक, यानी 7 महीने हो गए, 9 महीने बल्कि हो गए, फरवरी से अब तकरीबन 9 महीने, नवंबर आ गया। हाँ 9 महीनों में उन्होंने किसी हाई प्रोफाइल केस में काजी साहब को नहीं बिठाया। अब 3 रुकनी बेंच दिया, पहले 3 रुकनी बेंच वो 7 बेंच में बिठाया, वो इतला दिए हैं कि बेंच में भी कोई मामला ठीक नहीं, उनकी केमिस्ट्री नहीं मिली। कुछ केसेस की उन्होंने 1 हफ्ते बाद के आर्डर डिक्लेयर कराएँ, तो कुछ इतला दिए हैं। काजी साहब ने कहा कि मैं वही ना करा दिया करूँ सर, कोर्ट रूम के अंदर ही तमाम फैक्ट सामने होते हैं जहन में, और वहीं मैं डिक्टेट करा दिया करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप डिक्टेट फिर हम आपको अलहदा बेंच देंगे। वो बेंच फिर अब 3 रुकनी उनके पास है। लेकिन एक चीज़ है कि जो भी सेंसिटिव पॉलिटिकल मैटर है उसमें चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के जो 2-3 करीब कहें या जो भी कहें लाइक माइंडेड जजेस, उनको ही बिठाया जाता है। एक बात है, वो एक फ्रस्ट्रेशन थी। फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, देखें इसमें स्टेक है। एक तरफ ये है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, ये जो काजी साहब और इनके करीबी मकबूल बाकर साहब ने भी कहा कि सीनियर जजेस को आप इग्नोर कर रहे हैं,
और कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं और लाइक माइंडेड को साथ इधर ला रहे हैं। किस मकसद क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट जजेस को ला रहे हैं, कुछ और कोई कह रहे हैं। तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो चलो ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें। कोई प्रॉपर वैलिड रीज़न हो गया आप करें। अब जैसे अकील अब्बासी को इग्नोर करने की वजह यह है कि वो जी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ उनकी तलखी हुई है। तलखी होना एक बात है, लेकिन उससे अब ये तो नहीं है कि वो उसकी क्या किस जज के साथ उनकी तलखी हुई है? सिंध से बिलोंग करते हैं वो जज, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। वो कहते हैं कि जस्टिस फैसल अरब की बेटी या बेटे की शादी थी पिछले साल, उसमें उनका इकट्ठे आमना सामना हुआ। तो वो देखें इतना अरसा रहे हैं तो कोई बात होगी, लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं। जो आई विटनेस है, मेरी बात हुई थी उनसे, उनका इतनी ज़्यादा भी बात नहीं कि जिसमें हम कहें कि जी वो बड़ा कोई मामला है। अब उसके बाद ये हुआ कि जो अब जजेस का मामला है, उसमें जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग है, इसमें काजी साहब को ये है कि जी ये अपने लाइक माइंडेड को ला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। मैं सीनियर पूनी हूँ, अगला फ्यूचर का चीफ जस्टिस हूँ, मुझसे पहले मुशावरत करनी थी। आगे से बंदयाल साहब का ये है कि मैंने पहले मुशावरत की। मामला ये है कि वो जो नॉमिनीज़ उन्होंने पहले की है उससे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं। अब उन्होंने एक दिखाई कि पेशावर के चीफ जस्टिस, जो कि सीनियर चीफ जस्टिस था, मतलब उसकी सीनियरिटी का तो इशू भी नहीं था कि वो जूनियर जज था। पहली मीटिंग में इतना मतलब उसको कहा था कि और इतना रिजेक्ट भी। लेकिन वो अतर मिनल्ला साहब के हवाले से हुकूमत कहती है जी हमने नाम डलवाया। मुक़्तदर हल्कों का भी ये कि वो परेशानी थी, क्योंकि वो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला जो उनका प्लान था उसको वो ख़राब करते थे। वो अब सिविल लिबर्टीज़ के इशूज़ पे वो कंसिस्टेंट है, पार्लियामेंट के मामलात में ये वो। तो इस वजह से उन्होंने भी ये सोचा कि यहाँ उनको एलिवेट कराया जाए। तो इसमें जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब का क्रेडिट हुकूमत ले रही है, वो कहती है जी हमने कराया है जो मामला। और अब ये है कि ये जो मीटिंग हुई, आपने क़य्यूम सिद्दीकी साहब का वो सारा प्रोग्राम देखा, उसमें जो जो चीज़ें नज़र आई हैं उसमें देखें मे बी केस जस्टिस काजी फैसा का मजबूत है, लॉजिकली मे बी, एथिकली, मॉरली आप कह सकें वो भी मजबूत होगा कि जी ये मुझसे पूछा गया नहीं, या ये आप जूनियर जज को ला रहे हैं, सीनियर को वैलिड रीज़न नहीं है, इजलास के तो जो भी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है जो तलखी हुई, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए और जो बातें जो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि हम दोहराएं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसमें इतनाब किया जाता तो बेहतर था। और मेरा ख्याल है कि ये अब ये क्या इनके जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आला अदलिया के जो जजेस हैं, क्या उनके शाय निशान है इस तरह की ज़बान एक मीटिंग के अंदर, ऑफिशियल मीटिंग के अंदर इस्तेमाल करना? क्या इन लोगों का अपने नफ्स के ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पे कंट्रोल? टेम्पर्स इनके इतने आए होते हैं कि ये लोग बावजूद इसके कि इनको मालूम है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और कल कल अगर वो रिकॉर्डिंग अगर जारी होती है तो क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में? देखिए मेरा ख्याल है कि ये बात तो आपकी ठीक है कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स होने चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये जज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि जो अब बातें हो रही हैं, अब पता नहीं क्या, मेरा ख्याल है कि ये अदलिया और पूरे इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और ये बातें निकल गई हैं, देखिए अब निकल गई हैं। अब एक एक बाहर में बैठे कहीं बात करें, वो सारे ये बात करें जी फलान ये कहा फलान, पसीना बसीना थोड़ा सा इमेंड होके भी वो चीज़। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आती है, हम लोग हमेशा जस्ट काजी फैसा का जो स्टैंस है रूल ऑफ लॉ के लिए, उसकी हिमायत भी करते हैं, और उन्होंने जो स्टेटस को चैलेंज किया है हमेशा, उसके लिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी उनके साथ देखिए वो मैं आपको बताऊँ, उसकी वजह यह है कि जस्टिस ये जो मामला है ना, कोई वकील हो गया या कोई जज हो गया जो इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करेगा ना, चाहे वो कोई सियासतदान हो गया, वो मीडिया और सहाफ़ती तंजीमों में पॉपुलर होता है। कोई भी कर ले, आज खान को देख लें, आज कोई किसी मामले का क्वेश्चन सो मोटो उठा लें बंदयाल साहब, तो मे बी वो पॉपुलैरिटी की उस ग्राफ पे चले जाएं। लेकिन बात यह है कि वो चीज़ होती है ना, अब वो जज जिसने सियासतदानों के ख़िलाफ़ ही फैसले किए हैं, वो पॉपुलर नहीं होता, उस पर सवालात उठते हैं, उस पर वो बड़े। अब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कुछ 4 साल में किया सियासतदानों के साथ, अब उनका कोई अच्छा नाम नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी ये एक, क्योंकि मेरी पर्सनल असेसमेंट है, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी जो अपनी पर्सनल असेसमेंट है, मुझे ये लगता है कि उनको भी शायद ये एक गलतफहमी है कि शायद उनके अलावा किसी को भी रूल ऑफ लॉ की कदर नहीं है, और जितने पैट्रियाटिक वो हैं, हमेशा अपने वालिद का एक लेगेसी है उनकी बेशक, और उसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर बात में उसका जिक्र करना कि मैं उनका बेटा हूं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और साथ अपने सिटिंग चीफ जस्टिस को इस बात पे टांट करना, तो ये उनके शायद निशान तो नहीं है। कम से कम मैं तो काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट हूँ
एज अ सीनियर देखिए, प्यूनी जज? रूल ऑफ लॉ में ये आप अगर कर रहे हैं तो आपने ओथ लिया हुआ है, जज के लिए जिम्मेदारी है। लेकिन उस पे जो आपकी बात पे मैं लेकिन अब पर्सनल डिस्प्यूट नहीं। उसमें लेके आके आप अपनी जो है फैमिली का बैकग्राउंड अपनी बात में वजन डालने के लिए ये चीज़ ये तो मुनासिब नहीं है किसी भी तरीके से। इस देखें, मैं अब क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है वो जो उनका टेम्परामेंट है उस पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रही हैं, इसमें ज़रूरी नहीं चीफ है कि जस्टिस की जानिब से एक बात की गई कि वो कुछ कदम भी उठा सकते हैं इनके खिलाफ, वो मुझे बताइएगा क्या कुछ हो सकता है बतौर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अपने सीनियर प्यूनी जज के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अब तो वो एक्शन ले ही नहीं सकते। जो इन्होंने बात कर दी है, अब ये बात माइंड उन्होंने डिस्क्लोज माइंड डिस्क्लोज, और वो पहले ही इतना एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ है, और बंदयाल साहब का पूरा टेन्योर ज़ाया हो गया है इस पूरे क्लैश में। काई साहब जो हैं वो एक बेस्ट स्ट्रेटजिक, मैं उनको स्ट्रेटजी भी कोई मानता हूँ। वो लोग सारे रेफरेंस में वकील, उन्होंने साबित देखिए हम सारे कहते थे कि जी ये क्या कर रहे हैं, मुनीर मलिक जो है वो बड़ा अच्छा वकील, केस आर्गू कर रहे हैं, देखिए वो खुद आ गए हैं, उनको केस नहीं आर्गू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने रिजल्ट उनके फ़ायदे में आया। तो इससे मेरा ख्याल है कि और मुनीर मलिक साहब आते तो मे भी रिव्यू रिजेक्ट हो जाता, मेजॉरिटी रिजेक्ट करती। बिल्कुल तो ऐसा। मैं इस वजह से उनको देखता हूँ कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत होती है। आप देखें वो किस तरीके से, और मेरा ख्याल है कि उसमें वो ये हुआ कि बंदयाल साहब ने जो ये बात की है, जो क्यूम साहब कह रहे हैं, ये अब कहीं कुछ भी होगा ना, उन्होंने लेटर लिखना है कि ऑडियो ज़रा पब्लिक करें। ऑडियो पब्लिक की, और वो ऑडियो में जो पहले बातें हैं वो जगह सही जुडिशरी की अलहदा होगी। लेकिन इस फिर पे एक और बात है ना, काजी साहब का मसला अब ये है कि काजी साहब, बंदयाल साहब ने बहुत से सीनियर जजेस को नाराज़ किया है, या वो अब काजी साहब के साथ उनकी हमदर्दी है और काजी साहब उनके साथ हमदर्द है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पता है आपको, लाहौर सिंध के चीफ जस्टिस भी हैं, जी जी अब पेशावर के भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, इनको लाया जाए। मुझे ये बताएं, इन जजेस को आप कहते हैं जी नालायक हैं, वैलिड नहीं है, या ये हैं वो हैं, वो आपके साथ क्यों चलेंगे? मसला तो ये है ना कि लड़ाई का ही है, ये जो भी कहें रूल ऑफ लॉ। अब इसमें काई साहब की सपोर्ट, अब जो मेरे ख्याल में सिंध के 3 जजेस, लाहौर के 3 जजेस, इनको इग्नोर किया गया। इस्लामाबाद में, छोटे सूबे में तो वैसे ही वो पॉपुलर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो हालात, 15 जजेस अगर ये अपॉइंट हो जाते हैं सारे, इस वक्त तो 12 हैं, 12 में 6 बराबर हैं, 6 इधर हैं 6 उधर हैं, मतलब जो ग्रुपिंग है। और अगर ये 15 हो जाते हैं तो 8-7 से मुकाबला है। तो 8-7 में भी अगर जो है कि लाइक माइंडेड 8 हैं, 7 दूसरे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है अब चीज़ें करना। क्यूरेटिव और रिव्यू। हुकूमत, देखिए हुकूमत तो जो है ये मौजूदा जो है ये आप कहें कि ये इमरान खान से भी आगे फर्माबरदारी में चढ़ गई आगे। और क्यूरेटिव रिव्यू तो वापस जब तक वो नहीं कहा जाएगा, उधर से कहा जाएगा तो वो कर ले। मेरा ख्याल है काजी साहब कोई इतने कीन नहीं है कि मैं चीफ जस्टिस बनूं। उन्हें भी अंदाज़ा है ये, इस पर लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं। अगर इफ्तिखार चौधरी बहाल ना होते तो वो अभी मे भी तारीख में जिंदा होते, लेकिन वो आए, कुदरत ने उनका एक्सपोज करना था, वो चीज़ें आने, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। काजी साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो वो 11-10 महीने उनके लिए टेस्ट होगा कि वो क्या करेंगे। वो अपने मुखालफिन जो थे उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, अपने जो उनके इसके अलावा जो सपोर्टर थे उनके साथ क्या करेंगे, जो भी मामला है। तो ये आसान नहीं होता, इसमें लेगेसी जो होती है। फ्रस्ट्रेशन तो और अगर काजी साहब को आप करेंगे तो बलूचिस्तान के तो अगले 30 साल चीफ जस्टिस नहीं बनना, छोटे सूबों पे क्या मैसेज देंगे। ऑलरेडी छोटे सूबों में पेशावर हाई कोर्ट के 4 जजेस मिले हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जी हमारे आप जज को नहीं ऊपर लेके आ रहे। छोटे सूबों में एक शोरिश कहें या जो भी कहें कि वहाँ बेंच और बार सेम पेज में है कि जी एहसास मरूमी है कि जी हमारे जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाते। जस्टिस जो शायद वहीद हैं वो उस पर ये है कि जी वो बहुत कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन उन पर एक ब्लेसिंग भी तो थी, मतलब एक उनको लाना है। हालांकि तो वो ये सारी बातें ओपन सीक्रेट हैं, बातें होती हैं। मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है। और जो बात उन्होंने कह दी, पत्नी अब की है, जो भी वो क्यूम साहब ने कहा है कि वो की है, कि वो बात क्या थी कि आपको अंदाज़ा नहीं। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके खिलाफ। और दूसरा जो मेरे लिए ज़्यादा अलार्मिंग है, जो जस्टिस काजी फायजी साहब रखे ना अपने सामने, जो जस्टिस काजी फायजी साहब बात कर रहे हैं जस्टिस उमरता बंदयाल के हवाले से, और उन्होंने उनके जो वालिद के हवाले से भी वहाँ पर जिक्र किया, फैमिली के हवाले से, इससे मुझे तो ये लगता है जो रिकॉर्डिंग भी आएगी उससे कोई तासुर जस्टिस काजी फायजी साहब का भी कोई अच्छा नहीं जाएगा। नहीं, रिकॉर्डिंग तो आनी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चीज़ें आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि जस्टिस काजी फायजी साहब ने जो बातें की हैं, काजी साहब के लिए उनको अंदाज़ा है,
उनको अंदाज़ा है, वो चीज़ों को पत्नी पर उनके लिए कंट्रोवर्सीज़, उनको अंदाज़ा है कि कंट्रोवर्सीज़ रखना में भी मेरा ख्याल है उनके लिए फ़ायदेमंद है कि जब कोई चीज़ कोई उनके ख़िलाफ़ मूव हो रही हो तो ऐसी चीज़ आती है तो फिर लोग हम और पहले ही वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। ये चीज़ें तो हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। बेहतर तो ये है कि अब जो चीज़ हो चुकी है पत्नी, अब ये तलखियाँ जो हैं ये किधर ख़त्म का मेरा नहीं ख्याल होंगी। मेरा ये है कि सिर्फ ये जस्टिस काजी फैसल नहीं है, जैसे सरदार तारिक भी हैं और जैसे मंसूर लेकिन अली इस दफ़ा शाह। तो गवर्नमेंट का भी पार्ट बहुत बुरा रहा है ना, जिसकी एक फ्रस्ट्रेशन की वजह जस्टिस काजी फाइज़ की नहीं ये भी बनी है। वो तो है, वो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा किया है, ये गवर्नमेंट को एक साल में अब क्या मिलेगा ये चीज़ें भी हैं। एक तो उनको डील नतीजा की मिल बात गया भी है, वो क़य्यूम साहब कह रहे हैं कि डील की बात भी 62 है। मेरा उसके ख्याल है ऊपर कि बात हुई है। ये डील किसी और ने, इसमें हुकूमत का रोल नहीं है, हुकूमत को तो सिर्फ कहा गया है, किसी और को मेरा ख्याल है कि मे बी सपोर्ट मिले या ना मिले वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इसमें हाई लेवल ही जो है हुकूमत को कहा गया कि जी आप करें। लेकिन एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज अगर चीफ जस्टिस को ये कहता है कि आपने जो ये रिमार्क्स दिए हैं, ये किसी को आपने पैगाम दिया है कि 62(1)(f जो है एक ड्रैकोनियन लॉ है ताहयात ना अहली का, तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। और मुझे तो लगता है कि चीफ जस्टिस भी अब इसके ऊपर एड्रेस करेंगे और एन मुमकिन है वो भी इसके ऊपर किसी तकरीब में या कोई एक ख़त के ज़रिए अपने जो रिजर्वेशन हैं वो उनका इज़हार ज़रूर करें। और जस्टिस काजी फाइज़ से तो हमें उम्मीद है, वो हमेशा से उनकी ये आदत रही है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है वो तो ख़त लिख के तैयार बैठे होते हैं और उन्होंने ख़त जारी कर देना है। इस दफ़ा जस्टिस उमरता बंदयाल की भी शायद ये ज़िम्मेदारी बनती है, आप ज़्यादा मुझे बेहतर बता सकते हैं कि उनको भी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एलिगेशन है ये बहुत बड़ा एलिगेशन है ना, एक सिटिंग जज की जानिब से दूसरे सिटिंग जज की तरफ चीफ जस्टिस पर कि आप किसी को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, पनामा की जजमेंट वो 62(1)(f की। मेरा ख्याल है ये अननेसेसरी था, अनकॉल फॉर था, इतना आगे चले जाना ये हम तब तरह कर सकते हैं। जज जो है ना वो सब्सटेंस कोई चीज़ हो, उसके पास कोई करेक्ट एविडेंस हो, मैं हम कर सकते हैं। हेयर से है ना, वो चीज़ें हैं। अब देखें वो मे बी वो खुद ही रिपेंड कर रहे होंगे भाई 62(1)(f में जो भी मामला है डील या ये चीज़ वो डील हो भी गई तो अब कौन सी होगी। चलें। मेरा ख्याल है कि बेहतर है जजेस को ना इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। और असल बात ये थी अदील के 5 जज लगने थे, आप अतर मिनल्ला साहब को ले आए, अब मे भी पेशावर के चीफ को भी ले आए, ठीक है क्योंकि महलात है। सिंध में आपने अगर जो 3 सीनियर थे ना उनमें से 1-2 ले आते ना मसला हल हो जाता। सिंध में तबाही मची हुई वो है। लसानियत वाली जो बात हो रही वो है लसानियत के अलावा ये है कि सीनियर जजेस को आप कहते हैं कि जी वो जो हमारे ग्रुप के जो कुछ जजेस हैं आपके या लाइक माइंडेड हैं उनके साथ उनके तल्लकात अच्छे नहीं हैं, तो ये भी तो बातें बार में हो रही हैं ना कि भाई अब ग्रुपिंग चल रही है क्या अदलिया में। वकील कराची की बात करें वो कहते हैं जस्टिस अकील अब्बासी मच मोर बेटर देन। इवन इन जुडिशल कमीशन मीटिंग जो आपके अख्तर हुसैन साहब हैं वो और दीगर नहीं, सरमद जलाल उस्मानी साहब ने कहा जी कि उन्होंने शफी सदीकी साहब का नहीं किया, उन्होंने कहा जी उनको लाएं। बिल्कुल। तो ये वैसे मैं हैरान हूँ कि उन्होंने दूसरे नामिनी को क्यों सपोर्ट किया, हालांकि वो दोनों अगर होती तो ज़्यादा बेहतर। कुछ गिव एंड टेक भी होता है। हाँ, हालांकि वो कहते हैं कि जैसे शफी सदीकी साहब बहुत कॉम्पिटेंट है एज़ कम्पेयर टू मौजूद जो जिनको अभी लाया जा रहा है। तो अब ये देखें इतना जुडिशल पॉलिटिक्स इस वक्त एक्सट्रीम पे पोलराइजेशन है। और अख्तर हुसैन साहब वाली बात है यार, आप पार्लियामेंट को कहते हैं कि जी ठीक हो जाए, सियासी जमातों को मशवरे दे रहे हैं, पहले अपने हाउस एंड ऑर्डर कर। 3 साल में फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो रही, बातें जो एक दूसरे से हो रही हैं इंतहा दर्जे की। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आपस में एक जगह ये बैठते भी नहीं है सिर जोड़कर, जो बातें हैं जो तलखी हैं वो दूर तभी होंगी ना। नहीं हो सकता। ये उस वक्त था जब कुछ चीज़ें थी, आपका जब रिव्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ रहा था तो आगे नहीं जाना था ये चीज़ मामलात। अब देखें वो अच्छा, अब सिर्फ जस्टिस काजी फाइज़ तक अभी नहीं, अब कुछ दीगर जजेस भी जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सरदार तारिक मसूद, उन लोगों ने भी खुलकर अपनी देखें अब ये चीज़ें मेरा ख्याल है। और देखें ना ये आगे देखें जस्टिस काजी फाइज़ के सीनियर भी नहीं होंगे इजाज़ुल हसन साहब 8 महीने बाद, पहले तो वो होंगे ना सरदार तारिक साहब, वो उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, वो उनकी आपस में अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छा एक मतलब एक पेज पे तब तक है जब तक ये चीफ जस्टिस नहीं बनते। अच्छा नहीं वो उनका ठीक चलेगा। अच्छा फिर वो क्या नाम है जैसे इजाज़ुल हसन साहब के सीनियर भी होंगे जैसे सैयद मंसूर अली शाह, जैसे सैयद मंसूर अली शाह के सीनियर भी नहीं होंगे जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मुनीब अख्तर के सीनियर भी नहीं होंगे याही अफरीदी साहब, हालांकि वो तो बड़े कूल एंड बड़े वो हर किस्म का उनका डिफरेंट। और जैसे याही अफरीदी की सीनियर पुनी जैसे आयशा होंगी, और जैसे आयशा और वो फिर जैसे शायद वहीद, फिर पता नहीं वहाँ उस वक्त क्या हालात बनते हैं, अब तो टाइम भी बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ
कहते हैं लोग अब बारों में कि जी 10-10 साल की प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग वैसे मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे अदालती मामलात के 10 साल में प्लानिंग हो कि जी फ़लाँ उस वक्त चीफ जस्टिस होकर, बेसिकली चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स की अपने नहीं मेरा पॉलिटिक्स। बस क्या करेंगे, बड़ा अफसोसनाक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब, आपका काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई है, काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ों को डिस्कस किया। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया असनात मलिक साहब ने कि वो तलखियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कब से शुरू हुई हैं और कब जाकर इन्होंने जो है वो तूल पकड़ा है, और अब आगे आइंदा आने वाले चंद सालों में भी ये ऐसे ही बरकरार रहती नज़र आ रही हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।